नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। कारगिल के हीरो नवाब वसीम 7 गोलियां खाकर भी दुश्मनों से लड़ते रहे, आज बच्चों को देते हैं फुटबॉल की ट्रेनिंग। सड़क दुर्घटना और ओवरलोड ओवर स्पीडिंग को लेकर परिवहन विभाग सतर्क। बजट को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की पत्रकार वार्ता। टिहरी में मलबा आने से 2 लोगों की हुई मौत। कलश यात्रा के साथ मरलक में श्रीमद भगवत कथा का हुआ शुभारंभ। केदारनाथ यात्रा में सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग हुआ बाधित। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। कमिश्नर के निरीक्षण से अधिकारियों में मचा रहा हड़कंप। खामियां मिलने पर जमकर लगाई एसडीएम की फटकार। युवक को गोली मारने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। व्यापारी सम्मेलन में एकजुट हुए व्यापारी बोले, किसी भी सूरत में नहीं सहेंगे उत्पीड़न। अल्मोड़ा कोतवाल ने एरएम स्कूल में चलाया जागरूकता सेशन। नवीन कानून सहित विभिन्न विषयों पर दी विस्तृत जानकारी। पूर्व दर्जा मंत्री ने जिला चिकित्सालय का भ्रमण कर जाना मरीजों का हाल, परखी चिकित्सालय की व्यवस्थाएं। नुमाइश के अंदर धारदार हथियार से हमला करने वाले मुख्य आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कारगिल शहीद दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और हल्द्वानी विधायक समेत कई कांग्रेसियों ने कैंडल जलाकर शहीदों को किया याद। अब खबरें विस्तार से। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में देश के कई जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जिसमें उत्तराखंड के 75 जाबाजों की शहादत की कहानी भी दर्ज है। युद्ध में देश के कई जाबाज दुश्मन की गोली लगने से घायल भी हुए थे। उनमें से एक नैनीताल के नवाब वसीम भी थे। कारगिल युद्ध के जाबाज सिपाही नवाब वसीम के दोनों पैरों में दुश्मनों ने AK-47 राइफल से 7 गोलियां मारी थी, लेकिन फिर भी वसीम दुश्मनों से लड़ते रहे। खास बात यह है कि पैरों में गोलियां लगने के बाद आज रिटायर्ड सूबेदार मेजर नवाब वसीम बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के लेंसडाउन निवासी नवाब वसीम उर रहमान अब गढ़वाल राइफल के सूबेदार मेजर के पद से रिटायर होकर रामनगर में रह रहे हैं। कारगिल युद्ध के पलों को याद करते हुए क्या बोले नवाब वसीम, आइए जानते हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरे को जब चोट लगी थी तो एक मेजर जनरल चोपड़ा साहब होते थे, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी फर्स्ट जब गोली लगने के बाद मैं आया था। अब वो शायद वो भी रिटायर हो गए होंगे मेरी तरह। तो उन्होंने मेरे से कहा था, बेटा जो है चलते रहोगे तो रहोगे। और वही एक वजह है कि मैंने अपने जो मेरा फुटबॉल जो मेरा जीवन था मैंने उसको नहीं छोड़ा। और अब जब मैं खुद नहीं खेल सकता तो मैं अपने बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि वो लोग आए हमारे पास। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो यशवंत कैडा साहब जो है और प्लस मैं मिलके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। आज हमारे पास तकरीबन 70 के आसपास बच्चे। हम MP इंटर कॉलेज में बच्चों को प्रैक्टिस करा। कहाँ गोली लगी आपको और कितनी गोलियां लगी? सर मेरे को 7 गोली लगी थी और द्रास सेक्टर में। दोनों पैरों? जी दोनों। कौन से पैर में कितनी लगी? सर मेरे राइट फुट में 6 गोली है और लेफ्ट में 1 गोली है। कहाँ लगी थी? सर ये द्रास सेक्टर में ही लगी थी। जी कारगिल युद्ध के दौरान। आप किस में थे? मैं गढ़वाल इशल से हूँ और मैं ऑनरेबल सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरा एक बेटा एक बेटी। कहाँ पढ़ते हैं? ये लिटिल स्कॉलर में पढ़ते हैं दोनों, एक 11th क्लास में एक 9th। तो गोली लगने के बाद लगा था कि दोबारा से चल पाएंगे और इतना एफर्ट्स कर पाएंगे कि बच्चों को सिखा पाए आज? नहीं सर, जो कंडीशन मेरी थी उस टाइम पर तो मेरे को नहीं लगता था कि मैं दोबारा कभी चल पाऊंगा। लेकिन मैं आर्मी के सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए हमेशा एवर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने पूरे एफर्ट के साथ मेरे को दोबारा से खड़ा कर दिया। मोबाइल से दूर रखने के लिए बच्चों को आज फुटबॉल सिखाना कैसा लगता है? सर खुशी होती है। वहाँ पे एक बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है कि माँ बाप के लिए बिल्कुल इंस्ट्रक्शन देखिए, बच्चा कोई भी मोबाइल लेके घर से नहीं आएगा। ठीक है, और बच्चा इतना थक के जाता है कि फिर उसे खाना खाना है और सोना है, ताकि उसको ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि बाहर कौन बीड़ी पी रहा है, कौन सिगरेट पी रहा है, कौन शराब पी रहा है। और ये तकरीबन इस मुहिम में हम काफी हद तक सफल भी हुए। गोली लगने के बाद फिर जॉब करी या फिर रिटायर हो? नहीं, गोली लगने के बाद तो मैंने 20 साल जॉब की। जब मेरे को गोली लगी थी मेरी 9 साल सर्विस। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और हैवी वाहनों को लेकर परिवहन विभाग भी सतर्क हो गया है, जिसको लेकर लगातार परिवहन विभाग ओवरलोड वाहनों और अपंजीकृत स्कूल वाहनों पर भी कार्रवाई कर रहा है। वहीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी काशीपुर विमल पांडे ने बताया कि अगर स्कूल बसों की बात करें तो कुछ दिन पहले एक व्यापक अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 35 से ज्यादा चालान हुए थे और साथ में 7 से 8 वाहनों को सीज भी किया गया था। साथ ही वर्तमान में मेन फोकस रोड सेफ्टी को लेकर है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अगर स्कूल बसों की बात करें तो स्कूल बसों का अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही एक व्यापक अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 35-36 चालान हुए थे और 7 या 8 वाहन सीज भी किए गए थे।
और स्कूल बसों के चालान और ओवरलोड के विरुद्ध कार्रवाई ये तो हमारा रूटीन है, लेकिन हमारा जो वर्तमान में जो फोकस है वो रोड सेफ्टी को लेकर के है। तो हम किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, देखिए जैसे कि अभी वर्तमान में कैमरे से बहुत सारे चालान शुरू हुए हैं, टैक्टफुल एनफोर्समेंट कराता है। ANPR कैमरा हमारे यहाँ लग गए हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरास कहलाते हैं। वो अपने आप ही आपके नंबर प्लेट को देख करके गाड़ी की पूरी कुंडली निकाल लेते हैं कि इसका बीमा ख़त्म है, कि पॉल्यूशन ख़त्म है, कि ये ओवर स्पीड कर रहा है, कि सीट बेल्ट नहीं पहनी है, हेलमेट नहीं पहनी, वगैरह वगैरह। ऐसे में भी ज़रूरी है कि सारे वाहनों में नंबर प्लेट भी लगी हो, और बहुत सारे वाहन यहाँ पर बिना नंबर प्लेट के चल रहे थे। तो हमारे द्वारा ये भी अभियान चलाया गया, बिना नंबर प्लेट वाले तमाम वाहनों के चालान किए गए, 100 से अधिक वाहनों के चालान उनके किए गए, गाड़ियाँ सीज की गई, और काफ़ी मैं समझता हूँ कि 90% स्थितियाँ हम इस समय ठीक ला चुके हैं। इसी तरीके से हेलमेट और सीट बेल्ट, जिसको लेकर के चीफ सेक्रेटरी महोदय ने भी कहा था, मीटिंग की थी कि डबल हेलमेट और सीट बेल्ट को लागू कराया जाए, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु होती है उसका कारण होता है हेड इंजरी, यानी कि सिर पर लगने वाली चोट। और हमारा उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कम किया जाए। तो इसके लिए प्रदेश स्तर पर भी ये निर्देश हैं, और हमने अपने काशीपुर के भी एनफोर्समेंट ऑफिसर को निर्देशित किया है कि वो हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर के खासा सजग रहेंगे और इस पर चालान करेंगे। तो डबल हेलमेट और हेलमेट को लेकर के, सीट बेल्ट को लेकर के भी काफ़ी अधिक मात्रा में चालान इस बीच किए गए। सड़क दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग होता है। ओवर स्पीडिंग, तेज़ रफ्तार में लोग वाहन चलाते हैं और फिर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए भी हमने स्पीड रडार गन, हमारे पास जितनी भी हैं इंटरसेप्टर्स वाहन हैं, हम उनके माध्यम से लगातार चालान कर रहे हैं, और सैकड़ों चालान अभी पिछले इसी महीने की अगर बात करें तो ओवर स्पीडिंग पर किए गए हैं। तो इस तरीके से लगातार एनफोर्समेंट की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और अब एनफोर्समेंट के रुख को टैक्टिकल एनफोर्समेंट की तरफ परिवर्तित किया जा रहा है। मतलब केवल ऐसे ही नहीं कि चालान किए और इतिश्री कर दी, नहीं, उसे टैक्टफुली यूज़ करना है, जिससे कि हमको जो रिजल्ट है रोड सेफ्टी का वो मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर आज देहरादून में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने पेश किए गए इस बजट को 2047 की विकसित भारत की आधारशिला करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक आर्थिक दृष्टि से बड़ी सफलता हासिल करेगा, और ये बजट 4 वर्गों को केंद्रित कर पेश किया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। 2009 की तुलना में 2009 से 14 का जो भारत सरकार, उस समय की यूपीए सरकार ने जो बजट दिया था, तो यूपीए सरकार की अवधि 2009 से 14 की तुलना में उत्तराखंड के कर हस्तांतरण में 240% की वृद्धि हुई है। यानी कि 2014 के बाद जो उत्तराखंड को कर हस्तांतरित किए गए हैं उसमें 240% की वृद्धि। साथ साथ एक और देखिए, जब यूपीए की सरकार थी तो केंद्र की सरकार द्वारा जो उनको अनुदान दिया जाता था, तो सरकार के द्वारा जो सहायता दी जाती थी अनुदान की राशि, उसमें भी यूपीए की तुलना में एनडीए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 253% की बढ़ोतरी की। आप इस आंकड़े को जरा उठाकर देखिए, तो मैं तो इसको रिपीट करना चाहूंगा कि आप देखिए, जब हम बातें जो करेंगे, लेकिन जब तक हम विकास चाहते हैं किसी राज्य का, तो केंद्र को उसकी सहायता अनुदान की राशि में और कर हस्तांतरण की राशि में जब वृद्धि कर इतनी आर्थिक सहायता उत्तराखंड को मिला है मोदी जी की सरकार में, तो उत्तराखंड आज दावे के साथ, सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ उत्तराखंड की सरकार और एनडीए बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लोग कहते हैं कि यह जो व्यवस्था मोदी जी बनाए हैं कर हस्तांतरण का और राज्यों के अनुदान का, यह राज्यों को प्रगति देने में काफी सहायक हो रहा है। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में भारी बारिश के कारण घरों पर मलबा आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जानकारी देते हुए एसडीआरएफ सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि टिहरी के घनसाली क्षेत्र में भारी बारिश के कारण घरों पर मलबा आने से 2 लोगों की दबे होने की सूचना प्राप्त हुई।
वही जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों लोगों के शवों को बाहर निकाला। साथ ही मणिकांत मिश्रा ने कहा कि भारी बारिश और मौसम को देखते हुए एसडीआरएफ टीम को वहीं तैनात कर दिया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। टिहरी के घनसाली थाना क्षेत्र में टोली गांव में एक मकान में मलबा आ गया। अत्यधिक बारिश होने के कारण से ये मलबा आया, जिसमें दो लोगों के दबे होने की सूचना थी। उन एसडीआरएफ के द्वारा उनके शवों को बरामद कर लिया गया। उस क्षेत्र में वर्षा अभी और भी हो रही है, इसीलिए जो एसडीआरएफ की टीम गई थी उसको वहीं कैंप रन करने के लिए बता दिया गया। लोहाघाट विकासखंड के नेपाल सीमा से सटे मडलक क्षेत्र के सुप्रसिद्ध भगवती मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा मडलक भगवती मंदिर से मडलक बाजार होते हुए मजपीपल गांव में स्थापित पुरातन शिव मंदिर से होते हुए वापस देवी मंदिर पहुंची। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मां भगवती के इस पावन पवित्र धाम मडलक में आज से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा मां भगवती के मंदिर में लगने जा रही है। इस कथा का आयोजन हमारे क्षेत्र की वीरांगना श्रीमती सरस्वती देवी की 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे। गाँव भगवती के वीरांगना अपने मायके मडलक में रहती हैं। साथ ही उनकी बहन श्रीमती पूर्णिमा जानकी भी मडलक में रहती है। वो भगवती की माँ भगवती की वीरांगना है। बहनों के सहयोग से सौजन्य से श्रीमद् भागवत कथा मडलक के इस देवी मंदिर में लगने जा रही है। आज से शुरुआत की है। आज कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। अधिकाधिक संख्या में क्षेत्रीय निवासियों से और चारों तरफ की भक्त मंडली से अनुरोध किया जाता है कि आप अधिकाधिक संख्या में कथा श्रवण का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। केदारनाथ यात्रा में सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग बाधित हो चुका है। बता दें कि सड़क का बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आने से ध्वस्त हो चुका है। वहीं सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। बता दें खंसाली के बूढ़ा केदार में बारिश का भारी कहर देखने को मिल रहा है। वहीं ग्राम तोतली में स्लाइड की चपेट में एक भवन में एक महिला व एक बेटी की दबने की सूचना है। साथ ही घटना की जानकारी पर जिला प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा। बता दें घटनास्थल पर रेस्क्यू के दौरान सरिता देवी का शव भी बरामद किया गया है, पर भारी बारिश के चलते रेस्क्यू में काफी दिक्कत आ रही है। फिलहाल जिलाधिकारी आपदा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। इस भारी बारिश से 4 भैंस और 2 गाय के दबने की भी सूचना है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के बाजपुर से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान परिसर में गंदगी देख नाराजगी व्यक्त करते हुए कर्मचारियों की फटकार भी लगाई। साथ ही एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। वहीं एसडीएम कोर्ट के न्यायिक कार्यों में भी पारदर्शिता नहीं मिलने पर आख्या में स्पष्टीकरण मांगे जाने की बात मंडलायुक्त द्वारा कही गई। बता दें शुक्रवार को कुमाऊं कमिश्नर एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां सबसे पहले परिसर का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का उनके द्वारा जायजा लिया गया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एसडीएम कोर्ट के या तहसीलदार कोर्ट के या एडीएम डीएम कोर्ट के यहाँ पे पब्लिक का सीधे तौर पे वास्ता होता है। उनके बहुत से काम होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सारे ऑफिस के इंस्पेक्शन लगातार होते रहने चाहिए। इसी क्रम में आज बाजपुर जो जिलाधिकारी हैं उनके कोर्ट का आज इंस्पेक्शन किया गया और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि जो भी आता है कोर्ट में फरियादी, तो वो चाहेगा जल्दी निस्तारण हो, तो ऐसा कुछ पत्रावली में ना दिखे जिससे लगता है कि हम डेट्स बढ़ा रहे हैं, समय पे नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो काम है वो एकदम पारदर्शी दिखना चाहिए और होना भी चाहिए। इसमें मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है और बहुत सी फाइलें ऐसी हैं जिनमें लगता है कि वो बड़े आराम से पहले हो सकती थी, लेकिन उनको नहीं किया गया। दूसरा,
फाइलों का जब निस्तारण हम कर रहे हैं तो उसमें एक रूपता भी बरतनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई फाइलें ऐसी हैं जिनमें कि ज़मीन प्रश्नगत जो है वो बैंक में अगर बंधक है और उसको हम नहीं कर रहे हैं, तो सभी पे हमें वो चीज़ अपनानी चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने ये भी देखी है कि कुछ मामलों में जो सरकार का पक्ष है वो ठीक से सुना नहीं जा रहा है। बहुत से मामलों में जो सरकार के यहाँ पे वकील साहब हैं, डीजीसी, वो प्रेजेंट नहीं है। अनावश्यक रूप से एक पार्टी को लगातार डेट्स दी जा रही हैं, जो मैं समझता हूँ कि ठीक कार्यप्रणाली को नहीं दिखाते हैं। इसमें सुधार लाने के लिए यहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे कहा गया है, और बहुत से बिंदु हैं जिन पे मैंने अनुपालन आख्या यहाँ पे मांगी हुई है। इसमें जो संबंधित कलेक्टर हैं, मेरा जो इंस्पेक्शन नोट है उनको जाएगा, उसमें मैं चाहूँगा कि 1 माह में अनुपालन आख्या मिले। 143 के जो मामले हैं जिसमें अगेन पब्लिक का रोज रोज का काम होता है, 143 करानी होती है, ज़मीन अकृषक करानी होती है, उसमें भी ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नहीं मिली जो बता सके कि जो आवेदन थे उसमें कितने लंबित हैं। क्योंकि अगर हम ये नहीं बता पाएंगे लंबित कितने हैं तो उनको हम ठीक से निगरानी नहीं कर पाएंगे, ठीक से निगरानी नहीं होगी तो निस्तारण भी नहीं कर पाएंगे और पब्लिक के काम इसमें अटकेंगे। तो इसमें भी मैंने आपसे कहा है कि इस व्यवस्था में सुधार लाएं और ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं जिससे कि एसडीएम ये बता सके कि जो पत्रावलियाँ मांगी गई, जिन पे आख्या मांगी गई, कितनी कानूनों के पास हैं, कितनी तहसीलदार के पास हैं, ताकि उनका दायित्व, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फिक्स की जा सके और जो पब्लिक के काम हैं वो बिना किसी रोक टोक के बड़े आराम से सही समय पे हो सके। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने आजाद नगर में युवक को गोली मारने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और घटना में इस्तेमाल की गई अवैध पिस्टल को भी बरामद किया है। पुलिस ऑफिस सभागार में मामले का खुलासा उधम सिंह नगर जिले के एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के के द्वारा करते हुए बताया गया कि ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आजाद नगर में 23 जुलाई को विशाल पुत्र प्रताप को पेट में गोली लगी थी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के दिनांक 20 जुलाई को थाना ट्रांजिट कैंप में हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई थी वो एक आत्महत्या के प्रयास के बारे में हमें सूचना मिली थी, लेकिन जब थाना ट्रांजिट कैंप की पूरी टीम सीओ सिटी के नेतृत्व में वहाँ पे मौके पे पहुँची थी और इसमें फॉरेंसिक एविडेंस और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर और फिर जो घायल व्यक्ति इसमें था उससे भी पूछताछ के उपरांत जो है ये तथ्य सामने आया था कि ये कोई आत्महत्या का प्रयास या फिर अज्ञातवश गोली नहीं चली थी। इसमें जो है जानबूझकर ये हत्या का प्रयास किया गया था। तो इसी क्रम में थाना ट्रांजिट कैंप की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद जो है आज एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें अरविंद, ये मूलतः बरेली का निवासी है, हाल निवासी ट्रांजिट कैंप है। प्रकाश सागर, ये भी बरेली का निवासी है लेकिन हाल निवासी ट्रांजिट कैंप है। और गौरव कश्यप, ये थाना ट्रांजिट कैंप का निवासी है। तो अरविंद और प्रकाश जो है मौके पर मौजूद थे और अरविंद द्वारा इसमें गोली चलाने के तथ्य सामने आए हैं और गौरव कश्यप द्वारा जो है इनको कंट्रीमेड पिस्टल भी उपलब्ध कराया गया था। तो इसी आधार पर इन तीनों की गिरफ्तारी की है। इसमें जो कंट्रीमेड पिस्टल है बिना मैगजीन का भी गिरफ्तार किया है हमने और ये तथ्य सामने आया है कि ये अरविंद की साली और जो घायल हैं उनके आपस में मैत्री और तथा संबंध होने की आशंका इस पे थी और इसी बात को लेकर इनकी कहासुनी हुई और इसी आवेश में अरविंद द्वारा जो है इसमें गोली चलाई गई थी। तो इस पूरी सफलता के लिए थाना ट्रांजिट कैंप की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। द्वानी में अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले भर से सैकड़ों व्यापारियों ने शिरकत की। इस दौरान व्यापारियों के सामने आ रही दिक्कत को लेकर सम्मेलन में व्यापक चर्चा की गई। साथ ही भविष्य में किसी व्यापारी का उत्पीड़न होने पर उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई गई। व्यापार मंडल के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जीएसटी सहित अन्य गंभीर मसलों पर व्यापारियों को अब एकजुट होना होगा, जिससे उन्हें व्यापार करने में आ रही तकनीकी दिक्कतों से दो चार न होना पड़े। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है हल्द्वानी में कि किसी व्यापार मंडल, किसी संगठन ने, तमाम जितने यहाँ संगठन है सबको आमंत्रण दिया है और एक संदेश देने की कोशिश करी है कि जरूरत पड़ने पर आप एक मंच पर आइए। आप अपना जहाँ है, छोटा है, बड़ा है, कई वर्षों से आपने देखा होगा 50-50 साल पुराने संगठन है, लेकिन व्यापारी हित के लिए उत्तराखंड में आज तक किसी ने भी कोई काम नहीं करा है। हमारा एक प्रयास है जिसकी आवश्यकता थी पूरे उत्तराखंड में सशक्त व्यापार मंडल की, और वो आप प्रयास आज 20 दिनों के अंदर आप पहला प्रयास आप देख रहे हैं, जिसको सारे संगठनों को अपने आमंत्रण दिल से दिया और सभी ने स्वीकार करा आने के लिए कि हाँ ठीक है, हम जब भी आवश्यकता पड़ेगी उस समय एक मंच पर आएंगे। देखिए, अभी हम लोगों यहाँ चर्चा चल रही है, व्यापारियों को एकत्रित किया गया। व्यापारी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, वही चीज़ें हम लोग नोट कर रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग जब व्यापारियों की समस्याओं के हिसाब से हमारी संस्था कार्य करना शुरू कर। इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया और ये संगठन ऐसा संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, ये पूरे भारत में इसकी शाखाएं फैली हुई है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जायसवाल जी, इसके संरक्षक डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी कश्मीर दौरे पर हैं, वो भी वहाँ पर
सम्मेलन कर रहे हैं व्यापारी एकता का। और व्यापारी एकता के लिए हम दिल्ली प्रदेश में जितने भी मंत्री हमारे साथ और सांसद जिस भी मंत्रालय में ज़रूरत पड़ती है हम उनको ज्ञापन दे के जैसे भी है अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। ऐसा क्या काम करेंगे आपका संगठन, नया संगठन है, क्योंकि यहाँ कई व्यापारियों की दुकान तोड़ दी गई है, लेकिन उन व्यापारियों को कहीं से कहीं तक हाथ दिया, किस तरह से आपका संगठन उनके लिए खड़ा हुआ है? हमारा संगठन उनके साथ सदैव खड़ा है और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके लिए भी खड़ा है कि उनको भी प्रशासन ब्यूरोक्रेसी से उनकी बात चल रही है कि उनको एक जगह स्थापित किया जाए। ये जो आज यहाँ लगा रहे कल वहाँ लगा रहे उनके लिए हम सरकार से। देखिए, मैं करण सिंह यादव अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमने ये संस्था 4 साल से खड़ी की है, 23 प्रदेशों में हमारी चल रही है और हमने जोर दे कर के व्यापारियों को लिए छोटा हो बड़ा हो उन सबके लिए संघर्ष किया है। तो उनकी जो भी समस्या है उनको हम हल करेंगे और हल करते हुए आए हैं। हमने यहाँ तक कि मंत्री हैं, लोकसभा सदस्य हैं और जो भी हमारे गणमान्य हैं उन सबके लिए हमने पत्र दिए हैं। और हमारी जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं जैसे कि जीएसटी है और बहुत समस्याएं हैं जो छोटे व्यापारियों के लिए आती हैं, उन सब के लिए हमने लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। इससे हल्द्वानी में कई नहीं, देखिए, हम उन संस्थाओं उन संगठनों से भी यही कहते हैं कि सब एक मंच पर आएँ, एक आवाज़ उठाएं और एक आवाज़ उठा करके हम अपनी समस्याओं का हल करें। और सबसे बड़ा देश के अंदर जो व्यापारी है, व्यापारी संगठन है, व्यापारी संगठनों के लिए जो भी सुविधाएं हमसे कोशिश होगी उनके लिए पूरी सुविधाएं देंगे और उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उनके लिए जहां कठिनाई आएगी वहां हम खड़े हैं। हम यहां से लेकर केंद्र तक लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। 26 जुलाई को प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र देवपा कोतवाली अल्मोड़ा द्वारा एडम्स बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों पर छात्राओं व स्कूल स्टाफ को जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं, बाल अपराधों से संबंधित अपराध, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी आदि के बारे में बताकर उन्हें अधिकारों व कानूनी प्रावधानों आदि के बारे में जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा का भ्रमण कर चिकित्सालय में इलाज को आए रोगियों एवं भर्ती मरीजों से मुलाकात कर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कर्नाटक द्वारा ओपीडी, वार्ड, इमरजेंसी कक्ष सहित पूरे चिकित्सालय का भ्रमण करते हुए वहां की समस्याओं के बारे में उपचार हेतु आए व्यक्तियों और उनके तीमारदारों से चर्चा की गई तथा मरीजों से ये जानकारी भी ली गई कि अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा बाहर से दवाइयां तो नहीं मंगाई जा रही हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। 20 जुलाई को हल्द्वानी में नुमाइश के अंदर धारदार हथियार से हमला करने वाले 2 युवकों को एसओजी और स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने करते हुए बताया कि 20 जुलाई को नुमाइश के अंदर पार्किंग को लेकर पार्किंग ठेकेदार और गांधी आश्रम में रहने वाले अजीत सिंह बगड़वाल के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, जिस पर दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई, जिसके बाद हमलावर आरोपी फरार हो गए थे। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की और 24 जुलाई को मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, 20 जुलाई को हल्द्वानी में नुमाइश के दौरान एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। इसमें पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर करते हुए कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार किया है। इसमें 2 लोग जो थे वो फरार थे और ये 2 लोग न केवल इस घटना में शामिल है, जबकि ये अंतर जो जनपदीय गैंग है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन लोगों के बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने अपने जो सर्विलांस है उसको एक्टिवेट किया और ये जो 2 अभियुक्त इनको हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्त की एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है और ये दोनों अभियुक्त हत्या के प्रयास में, अवैध हथियारों की सप्लाई में, इसके अलावा मारपीट, लोगों को धमकाना और पैसा वसूल करने के इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। चैलेंजिंग था कि नैनीताल में बाहर के अपराधी आ रहे हैं और इस तरीके की घटना कर रहे हैं। तो हमारी टीमों ने अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास किया और इन दोनों लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। हमारी तरफ से अपराधियों को मैसेज बहुत क्लियर है कि नैनीताल जनपद में आके किसी भी अपराधी को हम इस तरह घटना नहीं करने देंगे और अगर आके कोई इस तरह की घटना करेगा तो उसका जवाब हम बहुत कड़े तरीके से देंगे। देखिए, क्रिमिनल अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के संरक्षण की बात करता है। यहाँ संरक्षण किसी को किसी का नहीं, और संरक्षण होगा तो भी ऐसे लोग पुलिस से नहीं बच पाएंगे। ऐसी घटना में जो भी शामिल होगा उसको हम हर हाल में जेल भेजेंगे और जो भी उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में कारगिल शहीद दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं बीती शाम हल्द्वानी के आवास विकास के समीप बने शहीद पार्क में जहां बीजेपी द्वारा कैंडल जलाकर शहीदों को याद किया गया, तो वहीं 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर हल्द्वानी के जजीकोट के पास बने शहीद पार्क में हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देश समेत कई कांग्रेसजनों ने कारगिल युद्ध के शहीदों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए 25वां कारगिल विजय दिवस है और जो हमारे वीर शहीद, वीर सपूत, सेना के वो वीर जवान, अफसर जिन्होंने अपने जीवन और अपने जो प्राण थे उनका त्याग दिया इस भारत माता के लिए, आज हम उनको नमन और याद करते हैं कि एक व्यक्ति जिसने योगदान दिया कारगिल युद्ध में उसको हम प्रणाम और नमन करते हैं। और अवश्य उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है और उत्तराखंड के लिए एक गर्व की बात है कि यहाँ से भी कई लोग शहीद हुए। उसमें अगर पहले अफसर कोई शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में तो हमारे नैनीताल के मेजर राजेश अधिकारी थे। आज हम उन सब महान आत्माओं को हम अपना नमन और प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ आज एक भारतीय नागरिक होने के नाते, ना राजनीतिक पार्टी से होने के नाते, ना किसी राजनीतिक पार्टी के मंतव्य के नाते, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं सुमित हृदयेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय रक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अग्निवीर जो योजना है इसको वापस ले लीजिए, क्योंकि हमारे देश के भविष्य के लिए, देश की सरहदों के लिए एक बहुत ही ऐसी योजना है जो केवल नुकसान पहुंचा रही है। ये हमारी आपसे विनम्र अपील। साहस और पराक्रम जो भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने जो कारगिल की पहाड़ियों पर दिखाया था उसको याद करने के लिए हम आज ये जो कारगिल विजय दिवस है इसके यहाँ पर एकत्र हुए हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वीर सैनिकों को जिनकी शहादत ने इस देश को सुरक्षित रखा है। आज इसी क्रम में हमारे युवा मोर्चा द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। इसके पूर्व संध्या पर भी एक मशाल जुलूस युवा मोर्चा द्वारा निकाला गया था और आज अभी स्मरण करने के लिए अपने वीर सैनिकों को तो यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम किया है और अभी दीप प्रज्वलित कर उनका श्रद्धा सुमन भी हम अपने अर्पित करेंगे। मनाया जा रहा है कारगिल में जो शहीद हुए थे उनकी याद में, क्या ऐसा कहता है किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आज की स्थिति में? देखिए, कोई कल्पना कीजिए कि कोई एक जवान युवा अपना घर, अपना परिवार, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सब कुछ छोड़ देता है, युद्ध के मोर्चे पर जाता है, शहीद अपने आप को शहीद करता है, ये छोड़ भूल जाता है कि उसके पीछे उसके माँ बाप, अपने देश उसके लिए इतना बड़ा कुर्बानी को देता है। तो ये तो हमारे देश के युवाओं के ब्लड में होना चाहिए कि अगर जब भी वार्षिक रूप से एक बार तो कम से कम हमारे ब्लड के अंदर उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। ये हम युवा पीढ़ी को एक संदेश के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हैं, वो चीज़ हम कभी नहीं भूलेंगे। तो एक छोटा सा बात और ऐड करता हूँ, राजेश अधिकारी जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, कॉमन मित्रों ने उनका परिचय कराया था। 20 दिन पहले एक बार नैनीताल में मिले थे, जाने से पहले शायद कुछ दिन पहले मिले थे। उनकी मृत्यु तुरंत 15-20 दिन के बाद ही जब उनकी मृत्यु का संदेश आता है तो मैं देखा कि मैंने कहा अभी बंदे की नई शादी हुई थी और उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे मोर्चे से पीछे हटना है, अपने देश को उसने बचाने में इतना बड़ा योगदान दिया। तो एक दिया जलाना, एक मात्र अपने मन के अंदर उसको उनको याद रखना, इतनी कृतज्ञता तो हमारी भी बनती है। कारगिल शहीद दिवस स्वतंत्र भारत के देशवासियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है और जो प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में 60 दिनों के इस युद्ध में जिस प्रकार देश के सैनिकों ने भारत को अपनी प्राणों की आहुति देकर उन्हें विजय प्राप्त कराई थी, उसी के सम्मान में हर वर्ष 26 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इसीलिए आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर उनके सम्मान में यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।